तो वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट जो सुनने में तो भाई बड़ा सीधा साधा लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो अच्छे अच्छों को भी चौंका सकता है। तो बस आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। और शुरुआत हम करेंगे एक पहेली से। एक ऐसा सवाल जो पहली नजर में तो तर्क को चुनौती देता सा लगता है। तो जरा इस सिचुएशन को देखिए। अपने सामने कई अलग अलग तरह के अलग अलग शेप और साइज के बंद कंटेनर हैं। इन सब में एक ही शुद्ध लिक्विड यानी प्योर लिक्विड भरा हुआ है। और सबसे जरूरी बात, इन सभी का टेम्परेचर यानी तापमान बिल्कुल एक जैसा है। फर्क है तो बस कंटेनर के शेप का और उसमें रखे लिक्विड के अमाउंट का। तो सवाल ये है कि इनमें से किस कंटेनर में वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? क्या उसमें जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विड है, या जिसमें सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, या फिर शायद उसमें जिसमें लिक्विड के ऊपर खाली जगह सबसे कम है? हाँ, जरा सोचिए। और इसका जवाब है, ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। असल में इन सब में वेपर प्रेशर बिल्कुल एक जैसा होगा। जी हां, एकदम बराबर। अब ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? यही तो वो पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। आखिर ऐसा होता कैसे? देखिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की दुनिया से जूम इन करके मॉलिक्यूलर लेवल पर जाना होगा। मतलब एकदम अणुओं की दुनिया में, क्योंकि सारा का सारा जवाब लिक्विड की उस सतह पर ही छिपा है। तो होता क्या है कि लिक्विड के अंदर हर मॉलिक्यूल की कहानी एक जैसी नहीं होती। कोई मॉलिक्यूल लिक्विड में कहाँ है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है, बस इसी बात से सब कुछ तय हो जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, यहाँ दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक तो हैं बल्क मॉलिक्यूल्स, मतलब वो जो लिक्विड के अंदर बीच में हैं। ये चारों तरफ से अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से घिरे होते हैं, तो ये बड़े स्टेबल होते हैं। इनकी एनर्जी कम होती है और इन पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारे सरफेस मॉलिक्यूल्स। ये इतने स्टेबल नहीं होते। इन पर सिर्फ नीचे की तरफ से खिंचाव होता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। और यही हाई एंड एनर्जी वाले सरफेस मॉलिक्यूल्स असली गेम चेंजर हैं। इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये लिक्विड के अट्रैक्शन को तोड़कर आज़ाद हो जाते हैं और गैस या वेपर बन जाते हैं। और इसी प्रोसेस को तो हम सब इवैपोरेशन यानी वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है कि मॉलिक्यूल्स बस लिक्विड से बाहर ही जाते रहें। असल में ये एक टू वे ट्रैफिक है। चलिए आगे देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बनाता है। तो देखिए, जैसे जैसे वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ऊपर खाली जगह में इकट्ठे होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। और घूमते घूमते कुछ मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड की सतह से टकराकर उसमें मिल जाते हैं। इसे कहते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। अब एक ऐसा पॉइंट आता है जब इवैपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के ठीक बराबर हो जाता है। बस इसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम या संतुलन। और इस स्टेज पर जो वेपर होती है उसे कहा जाता है सैचुरेटेड वेपर। और ठीक इसी इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर जब जितने मॉलिक्यूल लिक्विड छोड़ रहे हैं उतने ही वापस भी आ रहे हैं, उस वक्त ये वेपर के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवारों पर जो प्रेशर डालते हैं, बस उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर या वाष्प दाब कहते हैं। और हाँ, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि वेपर प्रेशर आखिर है क्या। पर हमारी ओरिजिनल पहेली तो अभी भी वहीं की वहीं है। अगर कंटेनर का शेप या लिक्विड का अमाउंट वेपर प्रेशर को नहीं बदलता, तो फिर क्या बदलता है? वो एक डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? इसका जवाब छिपा है केमिकल इक्विलिब्रियम के नियमों में। देखिए, केमिस्ट्री में हर इक्विलिब्रियम की एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केपी कहते हैं। और हमारे इस केस में ये केपी और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ वेपर के प्रेशर के ही बराबर होता है। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है, और वो है टेम्परेचर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है और किसी भी चीज पर नहीं। तो अब जब ये सबसे बड़ी बात पता चल गई है, तो चलिए वापस चलते हैं अपनी उस शुरुआती पहेली पर। अब देखते हैं कि सब कुछ कितना क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो नियम अब बिल्कुल सीधा और साफ है। लिक्विड कितना है या कंटेनर का शेप कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है तो वेपर प्रेशर भी फिक्स्ड रहेगा हमेशा। हाँ, बस एक शर्त है कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए कंटेनर में लिक्विड काफी मात्रा में होना चाहिए।
अब जरा इस दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। कंटेनर 1 और 3 में वेपर सैचुरेटेड है, मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है, इसलिए उनका प्रेशर P1 और P3 बराबर होगा। लेकिन कंटेनर 2 को देखिए, उसमें लिक्विड इतना कम था कि इक्विलिब्रियम आने से पहले ही वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया, मतलब वेपर सैचुरेटेड नहीं है, इसलिए उसका प्रेशर P2 कम होगा। तो जो हमारी सबसे पहली पहेली थी, उसके सभी कंटेनरों में लिक्विड काफी था, इसीलिए उन सब में प्रेशर एक जैसा था। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए फटाफट समराइज करते हैं। पहली बात, वेपर प्रेशर लिक्विड की सतह से भागने वाले मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दूसरी बात, इसे हमेशा इक्विलिब्रियम पर मापा जाता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, एक प्योर लिक्विड के लिए ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और चौथी बात, कंटेनर का शेप हो या लिक्विड का अमाउंट, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते इक्विलिब्रियम तक पहुंचने लायक लिक्विड हो। ये सारी कहानी तो थी एक प्योर लिक्विड की, लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है कि क्या होगा अगर हम एक से ज्यादा लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर दें? क्या तब भी वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा? ये एक और दिलचस्प कहानी है, पर शायद वो फिर कभी